Hello everyone, welcome to the channel. You are watching this video on my YouTube channel which is named as Zishan Tanzim. So today in this video we are going to learn about the steps of risk assessment. आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इन स्टेप्स को हम साइट पर कैसे फॉलो करेंगे किसी भी रिस्क असेसमेंट को करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो सेशन. सो नॉर्मली आप बुक्स में पढ़ेंगे तो 5 तरह के स्टेप्स होते हैं, ये 5 स्टेप हैं. लेकिन अगर आप साइट पे जाएँगे ना वो रिस्क असेसमेंट को करने के लिए, तो वहाँ पे 2 स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, जो कि मैंने टॉप में दिया हुआ है. सो द फर्स्ट थिंग, कभी भी आप रिस्क असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप एक काम को चुनते हैं, किस काम का आप रिस्क असेसमेंट करने के लिए जा रहे हैं. सो लेट्स टेक अ टास्क व्हिच इज़ स्कैफोल्ड इरेक्शन. यहाँ पे मैंने लिया है जो टास्क वो है स्कैफोल्ड इरेक्शन का टास्क. इसके बाद आपको उस टास्क को स्टेप्स में ब्रेक करने होते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, पूरे स्टेप्स को एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने. जैसे आप स्कैफोल्ड अगर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्कैफोल्ड तो नहीं बनाएंगे, आपको पहले स्कैफोल्डिंग मटेरियल को शिफ्ट करना होगा फोकलिफ्ट या टेलीहैंडलर से. उसके बाद आपको उन स्कैफोल्ड मटेरियल को लाकर साइट पर स्टोर करना होगा और फिर आप स्कैफोल्ड को एडिट करेंगे. ये करना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हर स्टेप में क्या होता है, डिफरेंट तरह के हैजर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर इरेक्शन स्कैफोल्ड की बात करें तो इरेक्शन ऑफ स्कैफोल्ड में अलग तरह के हैजर्ड्स होते हैं. जैसे आपको फॉल ऑफ मटेरियल हो सकता है, फॉल ऑफ पर्सन हो सकता है. लेकिन जब आप स्कैफोल्ड के मटेरियल को उस जगह पे शिफ्ट कर रहे होंगे जहाँ पे स्कैफोल्ड को खड़ा करना है, तो वहाँ पर आप फोकलिफ्ट का यूज़ करेंगे. वहाँ पे आपको कॉलिजन हो सकता है बिटवीन फोकलिफ्ट एंड अदर व्हीकल्स. फोकलिफ्ट या दूसरे गाड़ियों से टक्कर हो सकती है, या पैदल चलने वालों को चोट लग सकता है. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने टास्क को स्टेप्स में ब्रेक करें. जब ये 2 काम आप कर लेते हैं तो फिर बुक के अकॉर्डिंगली बाकी के 5 स्टेप्स होते हैं. स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स. स्टेप नंबर 2, डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ. स्टेप नंबर 3, इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस. डोंट वरी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये सारे स्टेप्स को हम लोग आगे की स्लाइड्स में डिटेल में समझने वाले हैं. ओके. स्टेप नंबर 4, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम. स्टेप नंबर 5, रिव्यू एंड अपडेट व्हेन रिक्वायर्ड. ये जो 5 स्टेप आप देख रहे हैं, ये नेबोश के सिलेबस में भी रिकमेंड किया जाता है, ओशास में भी यही रिकमेंड किया जाता है, आईएलओ के जो गाइडलाइंस हैं वहाँ पर भी ये रिकमेंड किया गया है. इंटरनेशनली इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है व्हेन यू आर कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट, जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग. सबसे पहला जो स्टेप हमारा है, आइडेंटिफाई दी हैजर्ड. हमको क्या करना है? हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. अब हम लोग हैजर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? किसी भी काम को करने के लिए अगर आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप किन किन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं? सबसे पहले आप रिस्क असेसमेंट के कुछ सैंपल्स लीजिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कैफोल्ड इरेक्शन करने वाले हैं तो आप इंटरनेट से कुछ स्कैफोल्ड के रिस्क असेसमेंट्स को डाउनलोड कर लीजिए. वो आपको हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे. मेथड स्टेटमेंट, किसी भी रिस्क असेसमेंट को करने से पहले जो टीम है, एग्जीक्यूशन टीम, इंजीनियर्स, वो आपको मेथड स्टेटमेंट देते हैं. वो आपको हेल्प करेगा हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में. मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन, अगर जो काम आप करने वाले हैं, जिसका आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की मशीन या इक्विपमेंट का यूज़ किया गया है तो उसके साथ आपको सेफ्टी मैनुअल कह सकते हैं आप उसको, जिसको मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन कहा जाता है, उसकी हेल्प ले सकते हैं आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में. एमएसडीएस, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ऑल्सो नोन एज एसडीएस, सेफ्टी डेटा शीट. अगर आप जो एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट आप कर रहे हैं उस एक्टिविटी में किसी भी तरह के केमिकल या आपको हैजर्डस सब्सटेंस का यूज़ किया गया है तो उसके साथ एमएसडीएस आता है, आप उसमें एमएसडीएस की हेल्प ले सकते हैं ये समझने में कि इस इक्विपमेंट को यूज़ करने में, सॉरी, इस मटेरियल को यूज़ करने में क्या हैजर्ड्स इन्वॉल्व हैं. आप चाहें तो कुछ लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आईएलओ के कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं या रिकमेंडेशंस हैं, या फिर इंडियन फैक्ट्री एक्ट. इसमें मेन हैजर्ड्स जो होते हैं किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड वो लिखे होते हैं. आप उनकी हेल्प से भी हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप वर्क साइट विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि स्कैफोल्ड इरेक्शन कैसे किया जाता है. इससे भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह के हैजर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं स्कैफोल्ड को एडिट करते वक्त. कंसल्टिंग वर्कफोर्स, आप क्या कर सकते हैं? वर्कर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं. किन वर्कर्स के साथ? जो काम करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टॉक टू स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर्स or you can talk to scaffolders. They will tell you what kind of hazards do they face or problems do they face while working or while erecting scaffold. या फिर आप अपने साथी जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, सेफ्टी मैनेजर्स हैं, उनके साथ भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उनकी हेल्प से आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब अगर आप यूज मैक्सिमम सोर्सेज टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स ताकि किसी भी तरह की कोई कमी न रहने पाए. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 3 हैजर्ड्स को चूज़ किया है, जैसे कि स्कैफोल्ड इरेक्शन में हैजर्ड्स हो सकता है फॉल ऑफ पर्सन, आदमी गिर सकता है ऊपर से वर्कर, फॉल ऑफ मटेरियल, सामान गिर सकता है, या फिर कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड आपका कोलैप्स हो सकता है. ये हमारा पहला स्टेप था. चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं. अगला स्टेप जो है हमारा, डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ.
इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए द ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोगों को जो रिस्क से एक्सपोज्ड हैं। जैसे कि आपका स्काफोल्ड बन रहा है, तो वहाँ पे वर्कर्स जो काम कर रहे होंगे, उनको नुकसान हो सकता है। आस-पास सुपरवाइज़र्स होंगे, वो इंजर्ड हो सकते हैं, इंजीनियर्स इंजर्ड हो सकते हैं, कंसल्टेंट जो आते हैं विज़िट के लिए, क्लाइंट्स जो आते हैं विज़िट के लिए, वो इंजर्ड हो सकते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स अगर आस-पास काम कर रहे हैं, तो वो भी इंजर्ड हो सकते हैं। सो यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द ग्रुप ऑफ पीपल हू माइट बी एक्सपोज्ड टू द रिस्क। इसके बाद अपने आप से सवाल पूछिए, आप ये सवाल पूछिए, है ना? अगला जो हमारा है कि हाउ, कैसे उनको नुकसान होगा, कैसे चोट लगेगी? तो ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि विल दे बी हार्म ड्यू टू फॉल ऑफ मटीरियल, क्या मटीरियल के गिरने की वजह से इनको नुकसान हो सकता है? या फिर फॉल ऑफ पर्सन की वजह से इनको नुकसान हो सकता है? या फिर कोलैप्स ऑफ स्काफोल्ड की वजह से? तो अगर आप सेंटेंस में इसको लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं? वर्कर्स माइट बी हार्म्ड ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम स्कैफोल्ड व्हाइल इरेक्शन। इस तरह का आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 हमारा है इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। एक्चुअली इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला है इवैल्यूएट द रिस्क। रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए आपको पहले लाइक्लीहुड का लेवल कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस का लेवल आपको कैलकुलेट करना होगा। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाला है जिसका नाम है रिस्क मैट्रिक्स, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं याद से उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप रिस्क को सही तरह से कैलकुलेट कर पाइए। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेप है डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। आपको कंट्रोल मेजर को रेकमेंड करना है, जैसे कि सजेस्ट कंट्रोल मेजर टू कंट्रोल ईच हैजर्ड। हमारा हैजर्ड का एग्जांपल हमने यहाँ पर चूज किया है कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्ड, कि आपका स्कैफोल्ड कोलैप्स कर सकता है। कंट्रोल में मैंने कुछ कंट्रोल मेजर दिए हैं। फॉर एग्जांपल पहला है कि स्कैफोल्ड जो है ये सिर्फ कौन एडिट करेगा, कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर एडिट करेंगे। अगला कंट्रोल मेजर है कि स्कैफोल्ड को बनाने में जो कंपोनेंट्स हैं, स्कैफोल्ड के कंपोनेंट्स का मतलब हो गया आपके ट्रांसम्स हो गए, लेजर्स हो गए, ब्रेसिंग पाइप्स हो गए, कपलर्स हो गए, सोल बोर्ड्स हो गए आपके, ये आपको कौन से यूज़ करने हैं, उन मैन्युफैक्चरर का यूज़ करना है, उस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाना चाहिए जिस कंपनी को अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट के ज़रिए। मतलब अच्छे क्वालिटी के आपके स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स होने चाहिए। इसके बाद स्कैफोल्ड का डिज़ाइन जो है वो या तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन डेवलप करेगा, चाहे वो चाहे तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो सकता है। बड़े स्कैफोल्ड्स का डिज़ाइन जो होता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं, लेकिन जो छोटा-मोटा स्कैफोल्ड होता है उसका डिज़ाइन स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर ही कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कोई ना कोई कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए जिसने स्कैफोल्ड के डिज़ाइन को बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है कि स्कैफोल्ड जो है वो इरेक्ट कहाँ होगा, वो सिर्फ कॉम्पिटेंट सुपरविजन, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर या स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर के सुपरविजन में ही उसको इरेक्ट किया जाएगा, ताकि वो मॉनिटर कर सके कि स्कैफोल्ड को बनाने में सारे कंट्रोल्स लिए जा रहे हैं और उसके कोलैप्स होने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 4। अगला हमारा स्टेप नंबर 4 है। इसमें आपको क्या करना होता है, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। आपने ये जो 3 काम किए ना, नंबर स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3, इसको अब आपको एक फॉर्मेट में लाकर टाइप करना होता है, लिखना होता है एंड इम्प्लीमेंट देम, और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। आप अपने रिस्क असेसमेंट को किस फॉर्मेट में डालेंगे, बेहतर होता है कि आप वो रिस्क असेसमेंट का टेम्पलेट यूज़ करें, सैंपल यूज़ करें जिसको आपके प्रोजेक्ट पे क्लाइंट ने अप्रूव किया हुआ है। उसी को आप यूज़ करेंगे तो अप्रूवल में कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे तो आप अपना भी खुद का टेम्पलेट एक डेवलप कर सकते हैं जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। और इसके बाद क्या करना है, जो भी रिस्क असेसमेंट में आपने कंट्रोल मेजर सजेस्ट किए हैं उसको साइट पे आपको जाकर इम्प्लीमेंट करवाना होता है। और रिस्क असेसमेंट जो आपने किया है इसकी ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज करेंगे किसके लिए, जो लोग इससे अफेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि टास्क सुपरवाइजर, इंजीनियर्स और वर्कर्स। आप उनको बताएंगे कि रिस्क असेसमेंट में क्या लिखा गया है, क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, ताकि जब वो काम करें या काम करवाएं तो उनके पास नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, इस काम को करने के दौरान किस तरह के कंट्रोल मेजर्स हमको वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करवाने हैं। नाउ स्टेप नंबर 5, अगला स्टेप नंबर जो है वो है रिव्यू एंड अपडेट इफ रिक्वायर्ड। आपको अपने रिस्क असेसमेंट को टाइम टू टाइम रिव्यू करना होता है और अगर ज़रूरत पड़े चेंजेस करने की तो उसको आपको अपडेट भी करना होता है। जैसे कि आपको अपना रिस्क असेसमेंट एक सर्टेन पीरियड, एक खास निश्चित समय के बाद आपको रिव्यू करना होता है। तो ये कितने दिन के बाद रिव्यू करना है, ये आपके हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में लिखा होता है। आपकी कंपनी की जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होगी वहाँ लिखा होगा, या क्लाइंट का अपना रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे आपका लिखा रहता है कि आपको कब रिव्यू करना है। अगर हम आईएलओ के रिकमेंडेशन को लें तो आईएलओ रिकमेंड करता है कि साल में कम से कम एक बार आपको रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है। ये हो गया आपका पीरियोडिक रिव्यू। लेकिन इसके बाद हम बात करें कि रिस्क असेसमेंट को और कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसे कौन-कौन से सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ पर रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक खास समय के बाद जो कि आपने डिसाइड किया हुआ है, 1 साल हो सकता है या 6 महीना हो सकता है। इफ देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट और नियर मिस, मान लिया कि आपने जिस काम के लिए रिस्क असेसमेंट किया है
उस काम को करने के दौरान किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है या नियर मिस हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो रिस्क असेसमेंट इज़ नो लॉन्गर इफेक्टिव। अब वो इफेक्टिव नहीं है, वहाँ पे आपको रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर काम को करने में जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, उस इक्विपमेंट को चेंज कर दिया गया है या काम करने का तरीका बदल दिया गया है, तो नए इक्विपमेंट के साथ नए तरह के हैज़र्ड्स आ जाएँगे और काम करने के नए तरीके के साथ नए तरह के हैज़र्ड्स आ जाएँगे। तो वहाँ पे आपको हैज़र्ड्स को आइडेंटिफ़ाई करना होगा, अपने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू एंड अपडेट करना होगा। अगर आपका वर्क लोकेशन चेंज हो जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कैफोल्ड जो है कंपनी के अंदर बन रहा है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कंपनी के बाहर आउटसाइड वॉल के पास बन रहा है, तो वहाँ पे गाड़ियों से टक्कर लगने का खतरा हो सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लोकेशन चेंज होने की वजह से कुछ नए तरह के हैज़र्ड्स वहाँ पर ऐड हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू एंड अपडेट करना होता है। अगर आपके साइट पे कि लेबर इंस्पेक्टर्स का इंस्पेक्शन होता है या इंश्योरेंस कंपनीज़ का इंस्पेक्शन होता है और वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आपका रिस्क असेसमेंट अप टू डेट नहीं है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, तो आपको वहाँ उसको अपडेट करना पड़ सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि रिस्क असेसमेंट आपने किया है, उसके बावजूद नियर मिसेस हो रहे हैं या फिर आपको लगता है कि ये बहुत पुराना हो चुका है, इट इज़ नो लॉन्गर इफेक्टिव, अब वो इफेक्टिव नहीं है रिस्क को कंट्रोल करने में, तो वहाँ पर भी आपको अपने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू एंड अपडेट करना होता है। नाउ ये 5 स्टेप हो गए। अगला मैं वीडियो में आपको बताऊँगा कि फॉर्मेट में फिल करके मैं दिखाऊँगा कि एक्चुअली रिस्क असेसमेंट को बनाया कैसे जाता है। अगर आपने एंड तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब आपको फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या जो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ ज़रूर आप शेयर करें, ताकि वो वर्क प्लेस पे वर्कर्स को सेफ बना सकें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।